फाइनेंशियल ईयर 2025 में यानी मार्च 2025 को खत्म होने वाले साल में लाहौरी जीरा की पेरेंट कंपनी आर्शियन फूड्स का रेवेन्यू 73% उछलकर पहुंच गया 540 करोड़ रुपए पर। पिछले साल यही रेवेन्यू था सिर्फ 312 करोड़ रुपए। मतलब एक ही साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में लगभग 1.5 गुना का जंप मार दिया। अब अगर आप ये नंबर सुनकर सोच रहे हैं कि भाई ये तो जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है, कोई नहीं रोक पा रहा इस पंजाब वाली कंपनी को, तो रुकिए, यहीं पर हम एक गलती करते हैं जो 90% लोग करते हैं जब भी कोई स्टार्टअप रेवेन्यू के नंबर्स फ्लैश करती है। हम मान लेते हैं रेवेन्यू बढ़ा मतलब कंपनी जीत रही है, पर असली सवाल ये नहीं है कि सेल्स कितनी बढ़ी। असली सवाल ये है उस बढ़े हुए रेवेन्यू में से कंपनी की जेब में आया कितना, और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। क्योंकि उसी FY25 में जब रेवेन्यू 73% बढ़ा, लाहौरी जीरा का प्रॉफिट बढ़ा सिर्फ 0% के आसपास, यानी लगभग फ्लैट रहा, वहीं का वहीं अटका हुआ 25 करोड़ रुपए पर। एक साल पहले भी प्रॉफिट लगभग इसी रेंज में था। तो सोचिए, एक कंपनी जो देश के 2 सबसे बड़े ड्रिंक जायंट्स कोका कोला और पेप्सी को टक्कर दे रही है, जो हर तरफ हेडलाइंस बटोर रही है, जिसकी वैल्यूएशन 3 गुना उछलकर 2800 करोड़ रुपए पहुंच गई है, उसी कंपनी का प्रॉफिट एक ही जगह क्यों अटक गया जब रेवेन्यू उड़ान भर रहा था? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी एक बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल है। और वो प्रॉब्लम है, जो पैसा कंपनी कमा रही है वो कहीं ना कहीं रिस रहा है। कहां जा रहा है वो पैसा, ये हम इस इन्वेस्टिगेशन में डिटेल में देखेंगे। पर पहले एक और नंबर देखते हैं जो शायद इस पूरी कहानी की जड़ में है। 2022 में मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक पुराना लगभग भूला हुआ कोल्ड ड्रिंक ब्रांड खरीदा, कैंपा कोला, सिर्फ 22 करोड़ रुपए में। यानी जितने में आजकल मेट्रो सिटीज में एक डिसेंट 3 BHK फ्लैट भी मुश्किल से आता है, उतने में रिलायंस ने एक पूरा ब्रांड खरीद लिया। और 3 साल के अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कैंपा अब करीब 1000 करोड़ रुपए के बिजनेस के आसपास पहुंच चुका है। ये एग्जैक्ट ऑडिटेड फिगर अभी पब्लिक नहीं है, इसलिए इसे एक रिपोर्टेड एस्टिमेट की तरह ही लीजिए, पक्का कंफर्म नंबर नहीं। पर दिशा साफ है, कैंपा की ग्रोथ रेट लाहौरी से भी तेज चल रही है, और वो भी शुरुआत में कई साल पीछे होते हुए। तो सवाल ये नहीं रहा कि लाहौरी जीरा कोक पेप्सी को हरा पाएगा या नहीं, सवाल ये बन गया है क्या लाहौरी जीरा अपने ही जैसे एक और देसी नाम कांपा के सामने टिक पाएगा, जिसके पीछे भारत के सबसे अमीर आदमी की जेब खड़ी है। तो आज इस इन्वेस्टिगेशन में हम 5 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, जब रेवेन्यू 73% बढ़ा तो प्रॉफिट फ्लैट क्यों रहा, पैसा आखिर जा कहां रहा है? दूसरा, रिलायंस ने 22 करोड़ रुपए के मरे हुए ब्रांड को कैसे 3 साल में इतना बड़ा खड़ा कर दिया? तीसरा, कोका कोला और पेप्सी जो दशकों से 10 रुपए वाले सेगमेंट को नजरअंदाज करते आए थे, अचानक अपने प्रीमियम ब्रांड्स पर भी 10 रुपए प्राइस क्यों लाने लगे? चौथा, लाहौरी के नाम पर बाजार में उगे 70 से ज्यादा नकली ब्रांड्स का असली नुकसान क्या हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट में क्या फैसला आया? और पांचवा, सबसे जरूरी, क्या यह सच में लाहौरी जीरा का डाउनफॉल है या सिर्फ एक ग्रोथ कंपनी की पहली असली परीक्षा है? चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, पर बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि आगे का हिस्सा असली है। 2017 में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 3 कजन्स सौरभ मुंजल, निखिल डोडा और सौरभ भुटना ने आर्शियन फूड्स शुरू की। शुरुआत बहुत छोटी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी थी रोज सिर्फ 96,000 बोतल। तीनों ने एक सीधी सी बात समझी, भारत के हर घर में जलजीरा, जीरा पानी, शिकंजी जैसे देसी फ्लेवर्स पहले से मौजूद हैं, पर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में इन्हें किसी ने ठीक से पकड़ा नहीं। तो उन्होंने कोका कोला या पेप्सी को कॉपी करने की बजाय एक नई कैटेगरी ही बना दी, देसी मसाला सोडा। प्राइस तय हुआ 10 रुपए। भारत में 10 रुपए एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट है जहां कंज्यूमर बिना सोचे परचेज कर लेता है। लेकिन इस 10 रुपए के पीछे की इंजीनियरिंग बहुत टाइट थी। हर बोतल पर लगभग 40% हिस्सा टैक्स में जाता था। बचे हुए पैसे में से रिटेलर का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, फिर रॉ मटेरियल, बॉटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ उस बचे हुए छोटे से हिस्से में फिट करना था। यह कोई आसान काम नहीं था, और यही वजह है
कि सालों तक कोई भी नया ब्रांड इस कैटेगरी में टिक नहीं पाया, पर इन तीनों ने यह गणित क्रैक कर लिया। और सबसे बड़ी बात, शुरुआती 5 साल तक फाउंडर्स ने खुद को कोई सैलरी नहीं दी। जो भी प्रॉफिट आया उसे वापस बिजनेस में लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑर्गेनिकली बना। किराना स्टोर, पान की दुकान, रेलवे स्टेशन, ढाबे। कोई बड़ा एडवर्टाइजिंग बजट नहीं था, कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, सिर्फ प्रोडक्ट और शेल्फ प्रेजेंस। नतीजा सामने था। FY22 में रेवेन्यू था सिर्फ 38 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए। FY24 आते आते रेवेन्यू पहुंच गया 312 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 3 गुना बढ़कर 23 करोड़ रुपए। ये वो पॉइंट था जहां तक कहानी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। एक छोटा सा देसी ब्रांड बिना किसी बड़े फंडिंग के, बिना किसी सेलिब्रिटी एम्बेसडर के, मल्टीनेशनल ड्रिंक जायंट्स के सामने खड़ा हो गया था। पर FY25 में जो हुआ, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। FY25 के आधिकारिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फाइलिंग्स के मुताबिक लाहौरी का रेवेन्यू 73% बढ़कर 540 करोड़ रुपए पहुंचा। टोटल रेवेन्यू स्क्रैप सेल और इंटरेस्ट इनकम मिलाकर 543 करोड़ रुपए रहा। ये इंप्रेसिव ग्रोथ है, कोई शक नहीं। पर उसी साल कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा लगभग 80%, यानी रेवेन्यू से भी तेज रफ्तार से। एक्सपेंसेस 278 करोड़ रुपए से बढ़कर 499 करोड़ रुपए पहुंच गए। सोचिए इसका मतलब क्या है। कंपनी ने 1 रुपए कमाने के लिए लगभग 0.90 रुपए खर्च किए, यानी हर रुपए में सिर्फ 10 पैसे बचे। और जब आप उतनी ही तेजी से खर्च कर रहे हैं जितनी तेजी से कमा रहे हैं, तो ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन बन जाती है। कागज पर बड़ी दिखती है, पर जेब में कुछ नहीं जुड़ता। इसी वजह से प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए पर अटका रह गया, जबकि 1 साल पहले भी वो लगभग इतना ही था। एबिडा मार्जिन जो पहले ऊंचा था, वो घटकर करीब 10% पर आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE भी घटकर 14% पर आया। अब सवाल ये है, इतना पैसा गया कहां? इसका जवाब कंपनी की अपनी फाइलिंग्स में साफ लिखा है। FY25 की फाइलिंग्स के हिसाब से 3 जगहों पर खर्च सबसे तेजी से बढ़ा। पहला, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट, जो कंपनी के कुल खर्च का 63% हिस्सा बन गया। ये 70% बढ़कर 184 करोड़ रुपए से 316 करोड़ रुपए पहुंच गया। मतलब जितनी ज्यादा बोतल बनी, उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल खर्च भी बढ़ा, और वो बढ़त रेवेन्यू ग्रोथ से भी तेज थी। दूसरा, एम्प्लॉय कॉस्ट्स, जो 49% बढ़कर 27 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए पहुंच गए। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का खर्च भी लगभग दोगुना हो गया, 12 करोड़ रुपए से 23 करोड़ रुपए। क्योंकि जब आप पंजाब से निकलकर 18 राज्यों में फैल रहे हो, तो सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, सेल्स टीम, डिस्ट्रीब्यूशन टीम, सब कुछ नया हायर करना पड़ता है। तीसरा, और शायद सबसे रिवीलिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये सिर्फ FY25 में दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 52 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो कंपनी के कुल खर्च का 10वां हिस्सा बन गया। सोचिए इसकी वजह क्या है। लाहौरी की बोतल की शेल्फ लाइफ सिर्फ 3 से 4 महीने की मानी जाती है। मतलब आप इसे लंबे समय तक गोदाम में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो कंपनी को हर जगह लगातार तेजी से माल पहुंचाना पड़ता है, वरना वो बेकार हो जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन एक हाई फ्रीक्वेंसी लो मार्जिन लॉजिस्टिक्स गेम बन जाता है। जितना ज्यादा आप फैलते हो, उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट का बोझ बढ़ता है, और आपका 10 रुपए का प्राइस पॉइंट इस बढ़े हुए बोझ को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। कंपनी बड़ी हो रही है, पर बड़े होने की जो कॉस्ट है, वो उतनी ही तेजी से बढ़ रही है जितनी रेवेन्यू। और ये कोई टेम्परेरी ग्लिच नहीं है, ये लो प्राइस FMCG मॉडल की एक स्ट्रक्चरल सच्चाई है। जितना नीचे आपका प्राइस पॉइंट, उतना पतला आपका मार्जिन, और उतना ज्यादा वॉल्यूम चाहिए सिर्फ टिके रहने के लिए। यही वजह है कि रिटेलर्स अब पूरे केस पर डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं, यानी ऑफटेक तेज रखने के लिए कंपनी खुद मार्जिन की कुर्बानी दे रही है। ये एक क्लियर साइन है कि प्रेशर बढ़ रहा है। पर यह प्रेशर सिर्फ अंदर से नहीं आ रहा, बाहर से भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। अब वापस चलते हैं कैंपा की तरफ। कैंपा कोला कोई नया ब्रांड नहीं है। ये 1970 से 80 के दशक का ब्रांड है, जब कोका कोला भारत सरकार की नीतियों की वजह से देश छोड़कर चली गई थी। उस दौर में कैंपा बहुत पॉपुलर हुआ करता था। पर 1990 में जब कोका कोला वापस लौटी, तो धीरे धीरे कैंपा जैसे देसी ब्रांड्स बाजार से लगभग गायब हो गए।
ये सिर्फ टेस्ट की हार नहीं थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर की हार थी। ग्लोबल जायंट्स के पास रिटेल तक पहुंचने का इतना बड़ा नेटवर्क था कि छोटे प्लेयर्स के लिए शेल्फ पर जगह बनाना नामुमकिन हो गया। फिर 2022 में आया एक ट्विस्ट। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कैंपा का ब्रांड सिर्फ 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह उस समय एक छोटी सी खबर लगी थी, क्योंकि कैंपा तब लगभग डेड ब्रांड ही था। पर 2023 में रिलायंस ने इसे रीलॉन्च किया और वहां से रिलायंस ने वो सब कुछ किया जो लाहौरी कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि लाहौरी के पास उतना पैसा ही नहीं है। रिलायंस ने कैंपा को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च नहीं किया, उसे एक कल्चरल इवेंट बना दिया। आईपीएल में को पावर्ड स्पॉन्सरशिप ली, साउथ के सुपरस्टार रामचरण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हैदराबाद मेट्रो स्टेशनों पर एक्सक्लूसिव बेवरेज राइट्स हासिल कर ली। यानी वहां सिर्फ कैंपा ही बिकेगा, कोई और कोल्ड ड्रिंक नहीं। कैंपा एनर्जी के लिए रेसिंग ड्राइवर अजीत कुमार के साथ पार्टनरशिप की और अब कैंपा श्योर नाम से पानी के सेगमेंट में भी उतरने की तैयारी है, वो भी रीजनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर, ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे। ये पूरा प्लेबुक एक ही चीज दिखाता है, रिलायंस के पास ऐसा कैपिटल है जिससे वो एक साथ मार्केटिंग भी लड़ सकते हैं और प्राइस भी नीचे रख सकते हैं। लाहौरी के पास ये लग्जरी नहीं है, उन्हें हर रुपया सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनका पूरा मॉडल ही थिन मार्जिन पर टिका है। यही सबसे बड़ा असमान मुकाबला है इस पूरी कहानी में। एक तरफ एक कंपनी जो हर पैसे का हिसाब रखती है, दूसरी तरफ एक कंपनी जिसके पीछे देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की बैलेंस शीट खड़ी है। नतीजा नंबरों में साफ दिख रहा है। नाइल्सन आईक्यू के मार्केट डेटा के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2025 के बीच कैंपा और लाहौरी जीरा का मिला-जुला मार्केट शेयर लगभग दुगना होकर करीब 15% पहुंच गया, जबकि कोका कोला और पेप्सी का कंबाइंड शेयर 93% से घटकर 85% पर आ गया। यह असल में एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है इस पूरे चैलेंजर मूवमेंट की। पर ध्यान दीजिए, ये आंकड़ा कैंपा और लाहौरी दोनों को मिलाकर है। इसका मतलब ये नहीं कि लाहौरी अकेले जीत रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कैंपा इस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा खुद खा रहा है और लाहौरी सिर्फ उस लहर पर सवार है जो असल में रिलायंस ने पैदा की। जब कोका कोला और पेप्सी ने देखा कि 10 रुपए वाला सेगमेंट उनके हाथ से खिसक रहा है, तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदली। कोका कोला के ग्लोबल प्रेसिडेंट और सीएफओ जॉन मर्फी ने जनवरी 2025 में खुले तौर पर माना कि भारत के लोकल बेवरेज ब्रांड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद दोनों कंपनियों ने डिफेंसिव मोड में आकर काम शुरू किया। 8 से 12% तक प्राइस कट्स किए, रिटर्नेबल ग्लास बॉटल्स को फिर से पुश किया ताकि कॉस्ट कम हो और करीब 15 लाख नए रूरल आउटलेट्स तक पहुंचने का प्लान बनाया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने खुद के बड़े ब्रांड्स कोक, थम्स अप, स्प्राइट, गेटरेड, पेप्सी पर भी 10 रुपए वाले पैक उतार दिए, वो सेगमेंट जिसे उन्होंने वर्षों तक लगभग नजरअंदाज किया था। सोचिए इसका मतलब क्या है लाहौरी के लिए। जिस 10 रुपए प्राइस पॉइंट को कभी सिर्फ देसी ब्रांड्स की पहचान माना जाता था, अब वहां खुद कोका कोला और पेप्सी भी खड़े हैं। यानी लाहौरी का जो सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज था, सस्ता, देसी, 10 रुपए वाला ऑप्शन, वो अब उतना यूनिक नहीं रहा। वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सी की सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर है भारत में, उसके चेयरमैन रवि जयपुरिया ने सितंबर 2025 की अर्निंग्स कॉल में कहा कि कंपटीशन हेल्दी है और शायद शॉर्ट टर्म में मामूली असर पड़े, पर लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। यह बयान बाहर से कॉन्फिडेंट लगता है, पर असल में यह एक जायंट का बयान है जो पहली बार अपनी दशकों पुरानी बादशाहत को चुनौती मिलते देख रहा है। अब इसी दौरान सितंबर 2025 में सरकार ने जीएसटी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया। पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी और 12% कॉम्पेंसेशन सेस लगता था, यानी इफेक्टिव रेट करीब 40% ही था। नई व्यवस्था में इन दोनों को मिलाकर एक सीधा 40% जीएसटी स्लैब बना दिया गया और इसे सिन गुड्स की कैटेगरी में रखा गया, यानी तंबाकू और लग्जरी आइटम्स जैसी कैटेगरी में। तो टेक्निकली ये कोई नया बोझ नहीं है, इफेक्टिव रेट लगभग वही रहा जो पहले था, पर इसका स्ट्रक्चरल असर ये है कि हर कोई इस भारी टैक्स को झेलता है, चाहे वो कोका कोला हो, पेप्सी हो, कैंपा हो या लाहौरी। बड़ी कंपनी के लिए 40% टैक्स झेलना आसान है क्योंकि स्केल ज्यादा है और उनके पास बाकी प्रॉफिटेबल कैटेगरीज का सहारा भी है, पर एक सिंगल प्रोडक्ट थिन मार्जिन कंपनी के लिए यही 40% कहीं ज्यादा भारी पड़ता है,
क्योंकि उसके पास एब्जॉर्ब करने के लिए कोई और कुशन नहीं है। पर सिर्फ बड़े जायंट्स ही खतरा नहीं है, सफलता का एक अजीब साइड इफेक्ट होता है, नकल। जब लाहौरी जीरा का नाम मशहूर हुआ तो बाजार में एक के बाद एक 70 से ज्यादा ब्रांड्स आ गए जो देखने में, नाम में, पैकेजिंग में लाहौरी जैसे ही लगते थे। इससे शुरू में लगा कि शायद ये सफलता की निशानी है, इतने लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट सही होगा। पर बिजनेस की भाषा में असल में ये एक खतरनाक सिचुएशन है जिसे कहते हैं ब्रांड डाइल्यूशन। जब कंज्यूमर को दुकान पर जाकर कंफ्यूज होना पड़े कि असली लाहौरी कौन सी है और नकली कौन सी, तो उसका सीधा नुकसान असली ब्रांड को होता है। कई बार कस्टमर वही उठा लेता है जो सस्ता दिखे, चाहे वो ओरिजिनल ना हो। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए लाहौरी जीरा को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सितंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने लाहौरी जीरा के पक्ष में एक परमानेंट इंजंक्शन दे दिया ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट के एक मामले में। यानी अदालत ने माना कि कंपनी का नाम और ब्रांड आइडेंटिटी कॉपी हो रही थी और उस पर रोक लगा दी गई। ये जीत जरूरी थी, पर सोचिए कंपनी को यहां तक पहुंचने में क्या क्या करना पड़ा। कानूनी फीस, समय, रिसोर्सेज, वो सब जो असल में प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में लगना चाहिए था, वो कोर्ट रूम में चला गया। अब यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। लाहौरी और कैंपा ने मिलकर जो डिसरप्शन शुरू किया, उसका एक ऐसा साइड इफेक्ट निकला जो असल में इन दोनों चैलेंजर्स के लिए भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है जितना कोका कोला और पेप्सी के लिए था। जब जायंट्स ने अपने प्रीमियम ब्रांड्स पर भी 10 रुपए प्राइस ला दिया तो उन्होंने असल में उस पूरे बैटलफील्ड को अपने पाले में खींच लिया। पहले 10 रुपए सेगमेंट सिर्फ छोटे देसी प्लेयर्स की पहचान थी। अब वहां कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, गेटरेड सब मौजूद है। यानी उसी मैदान पर जहां लाहौरी और कैंपा को फायदा था, वहां अब दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन मशीन्स भी उतर आई हैं। ये किसी ने प्लान नहीं किया था, ये एक रिएक्शन था। पर इसका नतीजा ये है कि अब सिर्फ प्राइस पॉइंट पर टिके रहना काफी नहीं रहा। अब असली लड़ाई शेल्फ स्पेस, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और सबसे जरूरी कौन कितने दिन तक मार्जिन की कुर्बानी झेल सकता है, उस पर आ टिकी है। तो अब वापस चलते हैं उस शुरुआती सवाल पर। रेवेन्यू 73% बढ़ा पर प्रॉफिट फ्लैट क्यों रहा? अब इसका जवाब पूरी तरह साफ है। ये कोई एक गलती नहीं थी, ये लो प्राइस एफएमसीजी बिजनेस का एक स्ट्रक्चरल ट्रैप है। जब आपका प्रोडक्ट सिर्फ 10 रुपए में बिकता है तो हर ग्रोथ की कीमत भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है जितनी रेवेन्यू। ज्यादा बोतलें बनानी है तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, नए राज्यों में जाना है तो ज्यादा स्टाफ चाहिए, कम शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट है तो लगातार तेज ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और ये सारी लागत आपके सिर्फ 10 रुपए के दायरे में ही फिट करनी है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक ठेला लगाते हो और आप हर प्लेट सिर्फ 10 रुपए में बेचते हो ताकि ज्यादा लोग आए। अब अगर आपकी बिक्री दोगुनी हो जाए तो आपको दोगुना सामान भी चाहिए, दोगुना मदद करने वाला स्टाफ भी चाहिए और दोगुनी बार बाजार भी जाना पड़ेगा। अगर आपने अपना रेट नहीं बढ़ाया तो आपकी बिक्री भले ही दोगुनी दिखे पर आपकी जेब में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी लागत भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ रही है। लाहौरी जीरा के साथ बिल्कुल यही हो रहा है, बस स्केल बहुत बड़ा है। एबिटिडा मार्जिन जो पहले ज्यादा था वो घटकर 10% पर आ गया और यही असल संकेत है कि ग्रोथ तेज है पर प्रॉफिटेबिलिटी उतनी मजबूत नहीं बन पा रही जितनी दिखनी चाहिए थी। अब कुछ ठोस नंबर एक साथ रखकर देखते हैं। रेवेन्यू 540 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए, यानी नेट मार्जिन लगभग 4 से 5% के आसपास ही बैठता है। एबिटिडा मार्जिन करीब 10%, आरओसीई 14%। हर 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को करीब 0.90 रुपए खर्च करने पड़े। कंपनी के पास कुल करंट एसेट्स 117 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 50 करोड़ रुपए सीधा कैश और बैंक बैलेंस में है। ये कैश कुशन अगले कुछ सालों के पैन इंडिया एक्सपेंशन के लिए काफी नहीं भी हो सकता अगर मार्जिन इसी तरह पतला बना रहा। और अब वैल्यूएशन की तरफ देखिए। मई 2025 में मोतीलाल ओसवाल ने 200 करोड़ रुपए लगाकर कंपनी में 7.14% हिस्सेदारी ली, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई करीब 2800 करोड़ रुपए, जो 2022 की 700 से 750 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन से लगभग 3 गुना है। इस राउंड के बाद फाउंडर्स की हिस्सेदारी 76.21% से घटकर 70.76% रह गई।
और वर्लिनवेस्ट के पास अब भी करीब 19.64% हिस्सा है। यानी वैल्यूएशन रेवेन्यू का लगभग 5 गुना है, जो निवेशकों के भरोसे को दिखाता है, पर साथ ही ये दबाव भी बनाता है कि कंपनी को अब सिर्फ ग्रोथ नहीं, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखानी होगी, वरना अगली फंडिंग राउंड में ये गैप सवाल बनकर वापस आएगा। तो असल में ये डाउनफॉल जैसा कोई नाटकीय पतन नहीं है। कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुई, कोई लॉस नहीं आया। जो हो रहा है वो कहीं ज्यादा शांत और कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक ग्रोथ कंपनी अपनी सबसे पहली असली परीक्षा से गुजर रही है, जहां उसे साबित करना है कि वो सिर्फ तेज दौड़ सकती है या टिककर भी दौड़ सकती है। एक तरफ एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसके पास पैसे की कोई सीमा नहीं, दूसरी तरफ खुद वो जायंट्स हैं जिन्होंने आखिरकार उसी 10 रुपए वाले मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। भारत के हर छोटे ब्रांड की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। शुरुआत में जीतना मुश्किल होता है, पर टिके रहना उससे भी मुश्किल। तो अगली बार जब कोई नई स्टार्टअप बहुत तेज रेवेन्यू ग्रोथ का दावा करे, याद रखिएगा, एक सवाल जरूर पूछना, प्रॉफिट कहां है? क्योंकि नंबर बड़े दिखने और नंबर मजबूत होने में एक बहुत बारीक पर बहुत जरूरी फर्क होता है।